हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने कंप्लीट जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में बात की। तो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन होने वाला है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे आपसे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद प्रोटीन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर प्रोटीन का नेचर क्या होता है, किस नेचर की प्रोटीन होती है, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, फिर प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देन प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, देन आरडीए देखेंगे, देन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, डाइजेशन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, और उसके बाद प्रोटीन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये जो कंप्लीट वीडियो है प्रोटीन के बारे में होने वाला है, आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड प्रोटा से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है ऑफ द फर्स्ट रैंक या फिर प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि पहले नंबर पे कोई चीज़ या फिर पहली चीज़ आती है, प्राइमरी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये मीनिंग आता है प्रोटीन का या फिर प्रोटा शब्द का, वहाँ से ये शब्द निकल के आया है प्रोटीन। ठीक है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले जॉन्स जैकोब वर्जिलियस ने 1838 के अंदर खोजा था, या फिर हमका नाम दिया था सबसे पहले प्रोटीन के बारे में। ठीक है, ये स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया या फिर नेम दिया था प्रोटीन का। ठीक है। जो फर्स्ट प्रोटीन थी जो स्क्रीन की गई थी, इंसुलिन थी। ठीक है, किसके द्वारा? सेंगर के द्वारा। फ्रेडरिक सेंगर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन नाम की प्रोटीन को बनाया था। इसके बाद बात करते हैं द फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर टू बी सॉल्व इंक्लूड हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। यानी जब पहली ऐसी कौन सी प्रोटीन थी जिसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, तो वो थी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। और किसने इसको काम को किया? मैक्स परियूड्स या फिर सर जॉन काउडेरी कैंड्रयू। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जैसे हीमोग्लोबिन को देखा और मायोग्लोबिन को देखा। तो ये कुछ प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ हमें याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने निकाल के लाए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन थी जिसको सबसे पहले बनाया गया, तो वो इंसुलिन थी। और फिर स्ट्रक्चर के बारे में, ये तीन चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। ठीक है, चलिए आगे हम प्रोटीन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन्स में बी डिफाइंड एज द हाई मॉलिकुलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर विद पेप्टाइड लिंकेज। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये एक हाई मॉलिकुलर वेट वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है कि एक मिक्स्ड पॉलीमर है। पॉलीमर यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। और अब यदि हम बात करेंगे जो पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या होगा, तो इसका मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड्स इसके मोनोमर होते हैं। बीच में इनके लिंकेज की बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप इस डायग्राम के अंदर एक बीच में कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा इस कार्बन से आर अटैच है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बात करेंगे। यदि हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो दो ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला पाया जाता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा है आपका? अमीनो ग्रुप। और दूसरा पाया जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। यदि दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, COOH ग्रुप यहाँ पे है और साथ ही NH2 ग्रुप है, तो इसे अपन अमीनो एसिड्स कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बीच में कार्बन है, ये आर है। ये यहाँ पर कार्बन की चेन्स बनी हुई हैं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे चेन्स बनी जाएंगी, वेरिएशन यहाँ पे आता जाएगा, तो प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आते जाएंगे। बहुत सारे प्रकार के टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स यहाँ पर बन जाएंगे इस आर की वेरिएशन के द्वारा। और 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्शन के आधार पर भी प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। ये सबसे पहला अमीनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये दूसरा अमीनो एसिड्स है, ये COOH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है। अब ये दोनों पास पास आएंगे और यहाँ से H और OH दोनों निकल के एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और आपस में ये डाईपेप्टाइड बन जाएंगे। इनके बीच में ये लिंकेज कहलाएगी पेप्टाइड बॉन्ड। कुछ इस तरीके से दो अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में कनेक्ट होते हैं, देन डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। अब दो अमीनो एसिड बने हैं, इसलिए अपन इसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। यदि तीन बने होते तो ट्राईपेप्टाइड, चार बने होते तो टेट्रापेप्टाइड, बहुत सारे बने होते तो उसे अपन पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोटीन हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि प्रोटीन क्या होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। आगे हम नेचर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट टोटल तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की प्रोटीन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा होता है असाइड फ्रॉम वाटर प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन द बॉडी। यानी कि यदि वाटर को छोड़ दें, वाटर के अलावा यदि कोई मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है,
आगे देखिए, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द चीफ सॉलिड मैटर ऑफ मसल्स, ऑर्गन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि यदि किसी मसल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन की बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, उसमें प्रोटीन जो एक मेन रोल प्ले करता है, यानी चीफ सॉलिड मैटर होता है किसी भी मसल्स का, ऑर्गन का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है। एक एडल्ट की बॉडी वेट की बात करें तो उसके बॉडी वेट का 20% क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है। या फिर हम कहते हैं जैसे प्रोटीन से, प्रोटीन के अंदर मसल्स, सॉरी, प्रोटीन से मसल्स मिलकर बनी हुई हैं, ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स मिलकर बनी हुई हैं, तो टोटल बॉडी वेट का 20% प्रोटीन्स उसके अंदर रोल प्ले करता है। अगला आता है, प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन दैट दे कंटेन नाइट्रोजन, दिस यूजुअली अमाउंटिंग टू अबाउट 16%। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने कभी भी नाइट्रोजन की बात नहीं की। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 पाए जाते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे ही फैट्स के अंदर भी हम आगे बात करेंगे कि कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, लगभग 16% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। इस नाइट्रोजन के कारण ही जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। प्रोटीन से जब बेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो टॉक्सिक होता है, जिसे हमारी बॉडी से फ्लश आउट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन से कितना नाइट्रोजन बनता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 6.25 ग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो लगभग 16% हम इसकी बात कर सकते हैं। तो ये हमने नेचर ऑफ प्रोटीन की बात की कि प्रोटीन का नेचर क्या होता है। आगे देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी मोनोमर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अ साइड चेन विच गिव्स इट वेरिएबिलिटी। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि एक इसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है। दोबारा चलते हैं उस डायग्राम पे। देखिए, एक इसके अंदर अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक आर ग्रुप है, जो कि कैसा है, वेरिएबल ग्रुप है। इस वेरिएबल ग्रुप के कारण ही इसके अंदर क्या आता है, वेराइटी आती है। ठीक है। 22 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ टिश्यू प्रोटीन। यहाँ 22 दिया हुआ है, लेकिन हमने अब तक 20 अमीनो एसिड्स पढ़े हुए होते हैं, जिसमें से 10 असेंशियल होते हैं, 10 नॉन असेंशियल होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। जो कि हम किसी भी टिश्यू के लिए, फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन के ये जरूरी होते हैं। ठीक है। यदि हम प्रोटीन के की एलिमेंट्स की बात करते हैं तो CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये तीनों होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है तो इसे अपन क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स यहाँ पर बन गए या फिर प्रोटीन यहाँ पर बन जाती है। कैन बी लिंक्ड टुगेदर इन वेराइंग सीक्वेंस टू फॉर्म अ वेस्ट वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो ये अमीनो एसिड्स हैं आपस में अलग अलग तरीके से लिंक करते हैं, वेरी करते हैं लिंक के द्वारा, और ये जो सीक्वेंस इनका बनता है, इनसे बहुत सारी प्रकार की वेराइटी की प्रोटीन्स यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज अमीनो एसिड्स कुड प्रिवेंट बॉडी प्रोटीन फॉर्मेशन। यदि किसी भी अमीनो एसिड की एब्सेंट हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है, तो वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो हमें कंप्लीट लेने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, देन हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड होती है। ठीक है। चलिए, अब हम अमीनो एसिड्स की कुछ बात कर लेते हैं। मैंने 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स आपको बताया, असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल का मतलब होता है कि ये हमें ज़रूरी है। ज़रूरी है तो इसका मतलब ये नहीं हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती, तो बॉडी फॉर्म नहीं कर रही है इसलिए हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इन्हें हम डाइट से कंज्यूम करते हैं। इनके अंदर आपके वेलिन हो गए, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, मेथियोनिन, लाइसिन और फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी इनकी आवश्यकता नहीं होती, बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली फॉर्म कर लेती है अंदर ही अंदर। जैसे आपका आर्जिनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, सेरिन, टायरोसिन, सिस्टिडीन, सिस्टीन और एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट। तो ये 10-10 की जो चेन बनती है आपकी, कभी कभी ये आपकी 9-11 भी हो जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे 9 दिए गए हैं। ठीक है। तो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और यहाँ पे आपके 11 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो कुछ बेसिस लेंगे हम। सबसे पहले हम बात करें बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन 3 टाइप की होती है। सिंपल प्रोटीन्स होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, डेराइव प्रोटीन होती है। देखिए, इस चार्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन की हम बात करते हैं। तो सिंपल प्रोटीन है तो सिंपलेस्ट प्रोटीन होगी। क्यों इसको सिंपल कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अमीनो एसिड्स की यूनिट्स पाई जाएंगी, कोई अदर चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे, इसलिए अपन इसे सिंपल प्रोटीन कह देते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नथिंग एल्स। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो उससे हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स का मिक्सचर प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर सिर्फ क्या बने हुए हैं, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, और जो बॉन्ड है इनमें वो कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एल्ब्यूमिन्स हो गया आपका, ग्लोबुलिन्स हो गया, ग्लूटिन्स हो गया और एल्बिनोइड्स हो गए।
ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन की हमने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, कि यदि जो आपकी सिंपल प्रोटीन्स हैं वो आपस में कंबाइंड है लेकिन उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस आ गया, कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जो कि अमीनो एसिड्स नहीं है, तो इससे जो मिलकर बनी हुई प्रोटीन है उसे अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। अब जो नॉन प्रोटीन ये सब्सटेंस है उसे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोफैक्टर कह देते हैं। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स की हम बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स है लेकिन ग्लाइकोजन भी आपस इसके अंदर जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, कोफैक्टर है या फिर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। आगे हम बात करें फॉस्फोप्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर यदि फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसके साथ हीम ग्रुप आ गया है यानी कि फेरस या फेरिक आ गया है आपका, ठीक है, एफ आ गया है, तो ये हीमोग्लोबिन बन जाती है। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में। ये डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, यानी कि इन प्रोटीन्स को बनाया गया है, ये नेचर में नहीं पाई जाती। तो देखिए नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, यानी ये नेचर में नहीं पाई जाती, इनको डेराइव किया जाता है। डेराइव किस तरीके से करेंगे, देखिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम केमिकल एजेंट्स, इनकी रिएक्शन कुछ एंजाइम के साथ कराई जाएगी, कुछ केमिकल एजेंट्स इनके ऊपर डाले जाएंगे जिससे कि जो सिंपल प्रोटीन है उनसे डेराइव प्रोटीन्स बनाई जा सके। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तब भी हमें डेराइव प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि आपके पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटियोजेज हो गए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। 3 टाइप की प्रोटीन हमारे सामने आ जाती है। आगे देखिए दूसरा बेस है हमारे सामने बेस्ड ऑन कन्फर्मेशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि प्रोटीन का किस तरीके से कन्फर्मेशन है, किस तरीके से प्रोटीन अटैच है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, या फिर सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सबसे पहला आता है हमारे सामने फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस यानी कि धागे जैसी कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी या कन्फर्मेशन होगी। तो ये कैसी होती है, टफ होती है, रिजिड होती है, थोड़ी सी इनसॉल्युबल होती है, यानी कि नहीं घुलती है किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंट में, किसी भी ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर ये नहीं घुलती है। एग्जाम्पल की बात करें, कोलिजन ऑफ टेंडन एंड बोन मैट्रिक्स। ठीक है, अगला आता है क्रिएटिन ऑफ हेयर स्किन एंड नेल्स। हमारे जो हेयर हैं, स्किन है, नेल्स हैं, इनकी जो इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये फाइब्रस प्रकार की प्रोटीन है। ऐसे ही आपके टेंडन हो गए, टेंडन का कोलेजन हो गया, बोन का मैट्रिक्स हो गया, ये फाइब्रस प्रकार की प्रोटीन है। ऐसे ही आपकी एलास्टिन हो गई, तो ये टफ होती है। आप देखिए हमारी हड्डी कितनी मजबूत होती है, नाखून हमारे मजबूत होते हैं, बाल हमारे मजबूत होते हैं, ठीक है? और ये किसी भी ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुल सकते। सॉल्युबल आप बाल को डालिए, नाखून को डालिए तो ये नहीं घुलते, ठीक है। और आगे देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो ये सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड्स होती है, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर सॉल्युबल होती है, घुल जाती है। इसके अंदर अभी हीमोग्लोबिन आ गई, इंसुलिन आ गया, एल्ब्यूमिन आ गई, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार की प्रोटीन्स देख ली, कन्फर्मेशन और सॉल्युबिलिटी के आधार पर। आगे देखिए बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, यानी कि बायोलॉजिकली रूप से जो प्रोटीन है वो कंप्लीट है, उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उस प्रोटीन को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाती है। और दूसरा आता है हमारे सामने बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन के, यानी कि हमने कोई सोच लिया, उससे हमें प्रोटीन का कंप्लीट, हम कहीं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन हमें नहीं मिली, उसके साथ हमें कुछ चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी तब जाके वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले अपन बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन की बात करते हैं, विच कंटेन इनफ ऑफ द इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स टू मेंटेन बॉडी टिश्यू एंड टू प्रमोट अ नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिससे कि बॉडी टिश्यू या फिर जो नॉर्मल रेट ग्रोथ होती है उसको मेंटेन किया जा सके। इंक्लूड प्रोटीन फाउंड इन, यानी कि इस तरह की प्रोटीन एग्स के अंदर में देखने को मिलती है, मिल्क के अंदर, चीज़ के अंदर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश, इनके अंदर आपको बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन देखने को मिलती है। इसी का रीज़न है कि जो बंदे नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी आसानी से बन जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ रिप्लेसिंग और बिल्डिंग न्यू टिश्यू, यानी कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये जो नया टिश्यू उसको रिप्लेस कर सके, यानी नया टिश्यू नहीं बना सकते कब तक, जब तक इनके साथ कोई ऐसा सोर्स ना मिला दिया जाए जब कि ये इनको कंप्लीट कर सके। एंड हेंस कैन नॉट सपोर्ट लाइफ लेट अलोन प्रमोट ग्रोथ, यानी कि अकेले ही प्रमोट ग्रोथ को जो है प्रमोट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कौन सी प्रोटीन आती है, जो ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, यानी कि जितने भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उनके अंदर हमें बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन देखने को मिलती है। नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो फिर इसका तरीका क्या है वो हम देखते हैं अभी, कि इसका क्या तरीका है कि इसको कंप्लीट बनाया जा सके। आगे वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए इससे पहले हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। बहुत सिंपल सा फंक्शन है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, नए टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यू कोई मेंटेनेंस करना है, उसकी रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए भी प्रोटीन हमें ज़रूरत होती है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन्स। हम सब जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन, तो इनकी सिंथेसिस करने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है।
और ये हमारी बॉडी की मेन जो यूनिट होती है, जैसे सेल है, सेल के ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जा रही है, ठीक है। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाए तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो सेल हमारी नई जो सेल है वो नहीं बन पाएंगी, तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्रोटीन्स लाइक कोलेजन, एक्टिन एंड मायोसिन फ्रॉम द स्ट्रक्चर टिश्यू, स्किन एंड मसल्स। स्किन एंड मसल्स के अंदर आपकी एक्टिन पाई जाती है और मायोसिन पाई जाती है, कोलेजन स्किन के अंदर पाया जाता है, तो इनके फॉर्मेशन के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर एक बफर का काम करती है, ताकि जो ब्लड का पीएच है 7 पीएच होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, इसको मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि बफर के रूप में कार्य करती है। प्रोटीन कैन आल्सो सप्लाई एनर्जी व्हेन द कैलोरी इनटेक इज एडिक्वेट बट दिस इज नॉट देयर प्राइमरी फंक्शन। अब देखिए, प्रोटीन हमें एनर्जी भी सप्लाई करती है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में। मैंने आपको बताया था जब हम एनर्जी की बात कर रहे थे पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो सबसे पहले एनर्जी की बात करती है, तो सबसे पहले एनर्जी देता है हमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद देते हैं हमें फैट्स, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारे सामने प्रोटीन, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे पास नहीं है, खत्म हो गए, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन नहीं बचा है, ग्लूकोज भी खत्म हो गया, तो फिर फैट से एनर्जी ले जाएगी। देन हमारी बॉडी के अंदर फैट्स भी खत्म हो गया, तो फिर हमारी मसल से एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा, और एनर्जी की बात करें तो 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो एनर्जी देना है इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, इसका प्राइमरी फंक्शन है ग्रोथ को बनाए रखना, बॉडी टिश्यू को मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये हमें एनर्जी सप्लाई भी दे देती है। प्रोटीन्स आर आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस फॉर द बॉडी। क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं, फॉस्फोरस पाए जाते हैं, तो ये भी हमें प्रोटीन से मिल जाते हैं। आगे देखिए, द प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट एज प्राइम डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन ही है, तो ये हमारी बॉडी में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनके अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है, ठीक है। आगे देखिए, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन एड इन द मूवमेंट ऑफ मसल फाइबर एंड माइक्रोबिलाई। हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है, तो मसल्स फाइबर्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने हुए हैं। तो यदि प्रोटीन की हमारे अंदर कमी आ जाएगी तो फिर हमारी जो मसल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी, माइक्रोबिलाई पाई जाती है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी, और हमारी ओवरऑल बॉडी है वो ठीक से काम नहीं करेगी, मसल्स लूज होने लग जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इनको अपन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी कह देते हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन एक इस तरह की प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। The enzymes are protein in nature and have high catalytic activity to speed up the chemical reaction in the body। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके अंदर हाई कैटेलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, कैसे, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करके, ठीक है। ये हम एंजाइम वाले चैप्टर में बात करेंगे। द हार्मोन्स विच आर प्रोटीन इन नेचर हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। जो हार्मोन्स होते हैं वो भी नेचर में जो वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सम प्रोटीन्स बाइंड स्पेसिफिक सब्सटेंस टू बी प्रेजेंट इन स्टोरेज। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंस पे जाके बाइंड करती हैं, जैसे फेरेटिन हो गई आपकी, ठीक है। सम प्रोटीन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। कुछ प्रोटीन हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, एक न्यूट्रिएंट्स को दूसरे न्यूट्रिएंट्स तक, दूसरी स्थान तक पहुंचाना, एक टिश्यू से लेके दूसरे टिश्यू तक पहुंचाना, जैसे आपके हीमोग्लोबिन हो गया, ट्रांसफेरिन हो गई, ये प्रोटीन किस तरीके हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होती हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर आर डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, एग्जांपल गावा फ्रॉम ग्लूटामेट, सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे न्यूरॉन्स हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है, तो एक सिग्नल आता है, दूसरे न्यूरॉन्स तक उसे पहुंचना होता है, तो उनको पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। जिनमें सबसे फेमस एग्जांपल आता है हमारे सामने गावा। तो गावा का जो डेरिवेशन है, यानी इसको डेराइव किया गया है, वो अमीनो एसिड से डेराइव किया गया है, और वो अमीनो एसिड को सा ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, और इसे किससे डेराइव किया जाता है, ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स के फंक्शंस है जिनके बारे में हमने बात की। अब अपन प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, किस तरीके पर, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखिए, सबसे पहले एज पर डिपेंड करती है, कि जो कम एज का बच्चा होगा उसको कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो ज़्यादा एज का बच्चा होगा उसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जेंडर की बात करते हैं तो फीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल कम प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ की बात करते हैं तो जिसकी जितनी जल्दी ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है या ग्रोथ हो चुकी है, तो उनके लिए ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी कि कोई बंदा ऐसा है जो कि ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, या उसकी फिजियोलॉजिकल
जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी। इलनेस यानी कोई बीमार हो गया तो उसके लिए प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। वॉर्म इन्फेस्टेशंस, इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस सिचुएशन में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है। द प्राइमरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज एनर्जी इंटेक, यानी कि प्राइमरी फैक्टर ऐसा कौन सा है जो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, तो वो है आपका एनर्जी इंटेक। यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन देखिए, ह्यूमंस ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम टू मेन डाइटरी सोर्सेज। दो सोर्स है हमारे सामने जिनसे अपन प्रोटीन को ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सामने एनिमल सोर्स, दूसरे आते हैं हमारे सामने वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स की बात करते हैं, जैसे मिल्क हो गया आपका, मीट हो गया, फिश हो गए, एग्स हो गए, चीज़ हो गए, ये सारे एनिमल सोर्स हैं। और एनिमल सोर्स कैसे होते हैं, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन होती है, हमने पिछली स्लाइड में अभी बात की थी। एग्स प्रोटीन आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन्स नोन एज ए रेफरेंस प्रोटीन। जो एग्स की जो प्रोटीन निकलती है उसे बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो भी कई कई बार एग्स को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाते लेकिन एग्स को वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो एग्स को अपन बेस्ट अमंग फूड के अंदर रख लेते हैं, बेस्ट अमंग प्रोटीन के फूड के अंदर अपन रख लेते हैं। अगला आता है हमारे सामने वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स हो गए आपके पल्सेज यानी दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, सीरियल्स हो गए, अनाज हो गए, बीन्स हो गई, आपके नट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर वेजिटेबल के जो सोर्स हैं, प्रोटीन सोर्स हैं, ये होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सोर्स ये नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नॉन वेजिटेरियन के अंदर जिनको मैच करके हमें कंप्लीट बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन बनाना होता है। जैसे कि आपके ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए। ठीक है, दालों को यदि आप अनाज के साथ मैच कर देंगे तो फिर यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। जैसे कि आपकी दाल के साथ चावल हो गया, दाल के साथ चपाती हो गई, इडली के साथ सांभर हो गया, राजमा के साथ चावल हो गए। तो इस अब ये जो कंप्लीट प्रोटीन बनी है बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन है, और यहाँ से आपको मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। पीनट बटर के साथ सैंडविच हो गया, राइस के साथ बीन्स हो गए, लेंटिल सूप एंड राई ब्रेड। ठीक है, तो ये कुछ फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमें कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखिए अपन बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके से होता है, देखिए कैटाबॉलिज्म इन द लीवर, ब्रेकडाउन एंड यूरिया फॉर्मेशन। जब भी प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद उसे लीवर में भेजा जाता है, वहाँ पर उसे ब्रेक डाउन करके तोड़ तोड़ के उसके नाइट्रोजन जो बेसिस हैं उसको अलग कर दिया जाता है। देन हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस यूरिया को ब्लड के थ्रू ले जाकर किडनी के पास भेजा जाता है, वहाँ उसको फिल्टर किया जाता है। देन यूरिया को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर दिया जाता है, ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कुछ हमारी बॉडी के अंदर अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे कोई क्रिएटिन हो गया, ठीक है, प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया, ये भी जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद बनते हैं। देखिए, अमीनो एसिड प्रोवाइड द नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी नाइट्रोजन कंपाउंड इन बॉडी इंक्लूडिंग बाइल एसिड्स, क्रिएटिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, अमीनो शुगर्स, एंजाइम इन द बेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन हमें देखने को मिलती है, या फिर नाइट्रोजन इनकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कराते हैं। उनके अंदर जो NH2 ग्रुप, ठीक है, एमाइन ग्रुप होता है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है ये हमें मिलती है। इन नॉर्मल हेल्थ द नाइट्रोजन इंजेस्टेड इक्वल टू दैट एक्सटीड इन यूरिन, फीसेस एंड स्वेट्स। यदि हमने जितना नाइट्रोजन लिया है उतना ही नाइट्रोजन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू या स्वेट्स के थ्रू। अगर थोड़ा सा भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है तो फिर हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक रहता है। ठीक है, देखिए अब अपन डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन इन माउथ, तो देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ बिकॉज नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। कभी भी आपने देखा होगा डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर प्रोटीन का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हमारी सलाइवा के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा ओनली लुब्रिकेट द फूड, दिस हेल्प टू मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यानी कि सलाइवा फिर क्या काम कर रही है, सलाइवा सिर्फ उस फूड को लुब्रिकेट कर रही है जिससे कि जो फूड है वो सॉल्युबल बन जाए और जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसको आसानी से आके वर्क कर सके। ठीक है, तो माउथ में किसी भी प्रकार का डाइजेशन प्रोटीन का नहीं होता। देन प्रोटीन पहुंचती है आपके स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन वो स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक, व्हेन प्रोटीन्स एंटर द स्टमक इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। जैसे ही प्रोटीन स्टमक के अंदर एंटर करती है, देन गैस्ट्रिन का सिक्रेशन वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है, और गैस्ट्रिन का हार्मोन है उसको सिक्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। द गैस्ट्रिन इन टर्न स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, गैस्ट्रिन हार्मोन जाएगा और गैस्ट्रिक जूस को निकाल, गैस्ट्रिन हार्मोन आगे जाके स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को निकालने के लिए, और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, जाइमोजन होता है, रेनिन होता है,
और पीएच की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, तो 1.5 से 2.5 पीएच, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है। ठीक है, जो कंप्लीट अपन मेटाबॉलिज्म देखेंगे वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा। जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड इज रैपिड इन द ड्यूडेनम एंड जेजुनम बट स्लो इन इलियम। ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है, लेकिन इलियम के अंदर जाके ये स्लो हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया आपका प्रोटीन का। अब कुछ डिसऑर्डर्स की अपन बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के कुछ डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो दो टाइप के प्रोटीन एनर्जी के मेल न्यूट्रिशन होते हैं, यानी प्रोटीन की कमी से दो रोग हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है मैरास्मस। मैरास्मस जो रोग है वो बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, और देखिए स्टेट ऑफ सेमी स्टार्वेशन दैट कैन occur in people of all ages who have limited access to food but is most common in non-breastfeed children given diluted infant formula। ठीक है, अब ये छोटे बच्चों के अंदर होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसके कुछ हम कॉजेज़ की बात करें या फिर उनके सिम्टम्स की बात करें तो वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। ये बच्चा आप इस पिक्चर के अंदर देखिए कितना पतला है। ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, सीवर मसल वेस्टिंग हो जाएगी, यानी मसल्स बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेंगी, हड्डियों में हड्डियों के ऊपर सीधी स्किन होगी। सीवर लॉस ऑफ विजिबल फैट स्टोर, यानी फैट तो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। वीकनेस हो जाएगी, फटीक हो जाएगा, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन आर द सिम्टम्स, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उस बच्चे को इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा आता है हमारे सामने क्वाशियरक्योर। क्वाशियरक्योर का मतलब क्या होता है, एक गाना के अंदर एक वर्ड चला हुआ था, ईवल स्पिरिट दैट इन्फेक्ट द चाइल्ड। ठीक है, बट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1933 एंड टिपिकली अकर्स इन चिल्ड्रन यंगर देन 4 ईयर ओल्ड। यानी कि ये जो 4 साल से कम ईयर के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है क्वाशियरक्योर। फीड डाइट्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट विद लिटिल और नो प्रोटीन, यानी इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उनकी डाइट के अंदर, लेकिन प्रोटीन या तो बहुत कम होता है बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसकी वजह से इनकी जो फैट है वो पेट पे आके डिपॉजिट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोटीन मसल्स बिल्कुल भी इनकी बॉडी में नहीं होती हैं। मसल वेस्टिंग हो गया, एडिमा हो गया यानी फ्लूइड रिटेंशन हो गया, लो वेट फॉर हाइट हो गया, डिफ्यूज पिगमेंटेशन हो गए, स्पार्स हेयर एंड इनलार्ज एंड फैटी लीवर हो गया विद द प्रिवेंशन ऑफ विजिबल फैट स्टोर आर इट्स सिम्टम, यानी इसके सिम्टम्स के अंदर हम मसल वेस्टिंग यानी मसल्स हमें बिल्कुल देखने को लिए नहीं मिलेंगे। एडिमा हो जाएगा यानी फ्लूइड के रिटेंशन, फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइट के हिसाब से वेट हमें नहीं मिलेगा, पिगमेंटेशन कम होने स्टार्ट हो जाएगी, बाल हैं वो पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, फैटी लीवर हमें देखने को मिलेगा, पेट आगे से मोटा हो जाएगा, पूरा फैट है वो पेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से सिम्टम्स हमें इसको देखने के मिलते हैं। आगे देखिए कुछ अदर इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। एडिमा हो गया आपका, फ्लूइड रिटेंशन, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो रिटेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्रोटीन की कमी है, तो सीधी बात है इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, थिनिंग और ब्रिटल हेयर एंड हेयर लॉस, बालों का पतला होना और बालें झड़ने भी स्टार्ट हो जाते हैं। रिजिड एंड डीप लाइन ऑफ फिंगर एंड टो नेल्स, हाथों और पैरों के जो नाखून हैं उनके ऊपर डीप लाइन्स या फिर ऐसी लाइन सी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन बिकम वेरी टाइट, वर्न ईजिली इन द सन, जो स्किन है बहुत लाइट हो जाएगी। ठीक है, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा उसके अंदर, और आसानी से वो सन के अंदर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर मेलेनिन, स्किन के अंदर मेलेनिन सिक्रेट होता है जो कि हमें सन बर्न से बचाता है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाएगी, स्किन हमारी बिल्कुल लाइट हो जाएगी, तो सन बर्न आसानी से देखने को मिलेगा। रिड्यूस पिगमेंटेशन इन हेयर ऑन स्कैल्प एंड बॉडी, जो पिगमेंटेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बाल हैं वो सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन रेसेस हो जाएंगे, ड्राइनेस हो जाएगी, फ्लैकीनेस आ जाएगी, जनरल वीकनेस एंड लेथार्जी आ जाएगी, थकावट हमेशा रहेगी बॉडी के अंदर, मसल सोरनेस आ जाएगी, वीकनेस एंड क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, स्लोनेस इन हीलिंग वुड्स, जो घाव हैं बहुत स्लो भरेंगे, कट्स हो गए, स्क्रैप्स हो गए, बरीज हो गई, ये बहुत धीरे धीरे भरेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटीन नहीं है, कोलेजन नहीं बन रहा है, कोलेजन नहीं बन रहा है तो स्किन है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही है। बेड सोर्स एंड अदर स्किन अल्सर, स्किन पर छाले जैसे हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बात की, और कंप्लीट प्रोटीन मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है डिटेल में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।